क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को सोमवार रात दिल्ली बॉर्डर पर अरेस्ट कर लिया जाता है और उनके संग कुछ ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये रिक्वेस्ट लेकर के जाने की कोशिश करते हैं कि लद्दाख को 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा जाए और उसको और ऑटोनॉमी दी जाए। कुछ इसी प्रकार के डिमांड्स भारत के अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से भी हो रहे हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर लद्दाख ऐसे कौन से स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहा है, साथ ही साथ भारतीय संविधान के असिमेट्रिकल फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और 5th और 6th शेड्यूल का हिस्ट्री क्या रहा है और भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में स्पेशल प्रोविजंस क्या क्या रहे हैं और क्या इनमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। इन सबको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What is asymmetrical federalism? तो भारतीय संविधान जो है वो असिमेट्रिकल फेडरलिज्म को फॉलो करता है। असिमेट्रिकल फेडरलिज्म की बात करें तो यहाँ कुछ राज्यों को और कुछ एरियाज को ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाती है एज कम्पेयर टू अदर्स, जबकि क्लासिकल फेडरेशन जहाँ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया वहाँ जो है वो सिमेट्रिकल फेडरेशन है, यानी सभी राज्यों को सेम सेट ऑफ पावर्स और ऑटोनॉमी दिए जाते हैं। लेकिन भारत के केस में जैसा हमने देखा कि कुछ स्टेट्स या एरियाज को ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाती है संविधान के तहत। तो आइए हिस्ट्री ऑफ 5th और 6th शेड्यूल्स को देखते हैं। अंग्रेजों के आने से पहले जो ट्राइबल्स हुआ करते थे वो फॉरेस्ट्स और एंसेस्ट्रल लैंड्स के मास्टर्स हुआ करते थे। हालांकि इनिशियल ब्रिटिश लॉस के वजह से फॉरेस्ट पॉलिसीज में बदलाव हुआ और ट्राइबल वे ऑफ लाइफ जो है वो अफेक्ट होता है। अब इनके जो ट्रेडिशनल राइट्स थे फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है और उनके जो मूवमेंट थे इनसाइड फॉरेस्ट उसको भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से हमने देखा कि किस तरीके से ट्राइबल रिबेलियंस हिस्ट्री में होते हैं, जैसे कि कोल रिबेलियन जो 1831 से 32 में, फिर संथाल रिवोल्ट जो 1885 में, फिर मुंडा रिबेलियन जो 1899 से 1900 में और फिर बस्तर रिबेलियन जो 1911 में होता है। और इन रिबेलियंस के वजह से ब्रिटिश पॉलिसी में आइसोलेशन आ गया था ट्राइबल्स के प्रति और इसके बाद क्रिएट करा गया एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक्सक्लूडेड एरियाज की बात कर लेते हैं तो ये मेनली कंसिस्ट करता था हिली रीजन्स नॉर्थ ईस्ट का और पावर ऑफ लेजिस्लेशन जो लॉ बनाने का पावर था वो गवर्नर के हाथों में हुआ करता था। पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज की बात कर लेते हैं तो ट्राइबल ट्रैक्ट्स जो आज के बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सीमित है और इन एरियाज में सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर लॉज जो है वो एप्लीकेबल थे, लेकिन मॉडिफिकेशंस और एक्सेप्शंस को डिसाइड गवर्नर्स करते थे। और फिर 5th और 6th शेड्यूल्स जो हैं वो इन्हीं के तर्ज पर मॉडल करे गए हैं। पार्शियली एक्सक्लूडेड और एक्सक्लूडेड एरियाज जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में देखा। 5th शेड्यूल जो है वो एप्लीकेबल है शेड्यूल्ड एरियाज पे जिसको डिक्लेयर प्रेसिडेंट करते हैं और यहाँ किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करने के लिए वहाँ का ट्राइबल पॉपुलेशन, वहाँ का एरिया, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जरूरी है। और इसके अलावा 10 स्टेट्स हैं जिनको शेड्यूल्ड एरियाज में कवर करा गया है। इनके पास ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का राइट है जो इन राज्यों में स्थापित होगा और यहाँ पर 20 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते और इनमें भी जो 3/4 ऑफ द मेंबर्स होंगे वो ट्राइबल एमएलएस होंगे स्टेट से। यहाँ पर गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से रेगुलेशंस और अलॉटमेंट और ट्रांसफर ऑफ लैंड्स देख सकते हैं मेंबर्स ऑफ एसटीज के बीच। गवर्नर जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं मनी लेंडर्स के व्यापार को शेड्यूल्ड एरियाज में। साथ ही साथ गवर्नर जो है वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी एक्ट को या तो अप्लाई करने से मना कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं विद मॉडिफिकेशंस टू सच शेड्यूल्ड एरियाज। और 6th शेड्यूल की बात कर लेते हैं तो ये ट्राइबल एरियाज की बात करता है जहां पर स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल हैं और इनके 10 ऐसे ट्राइबल एरियाज हैं जो 4 राज्यों में सीमित हैं और यहाँ पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कॉन्सेप्ट है जो ट्राइबल एरियाज को बनाते हैं और इन काउंसिल्स में 30 मेंबर्स होंगे जिनमें से 4 को नॉमिनेट करा जाता है गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा और बाकी को इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा। जो एडीसी है इसके पास पावर ज्यादा है लॉ को लेकर के, जैसे कि वो मैनेजमेंट ऑफ लैंड के बारे में बात कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, इसी के साथ साथ में प्रॉपर्टी, मैरिज, डिवोर्स, इन सब के इनहेरिटेंस की बात, फिर सोशल कस्टम्स,
स्टेट लेजिस्लेचर के लॉस तब तक एप्लीकेबल नहीं होंगे ट्राइबल एरियाज में जब तक कि उनको एडीसी से अप्रूवल नहीं मिल जाता। एडीसीज को एम्पावर करा गया है कि वो एस्टैब्लिश और मैनेज कर सके प्राइमरी स्कूल्स, डिस्पेंसरीज, रोड्स और वाटरवेज डिस्ट्रिक्ट्स में। साथ ही साथ वो एक्सेस और कलेक्ट कर सकते हैं लैंड रेवेन्यू और इम्पोज कर सकते हैं टैक्सेस ऑन प्रोफेशन, ट्रेड एक्सेट्रा। वो ग्रांट कर सकते हैं लाइसेंसेस और लीजेस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। एडीसीज एम्पावर्ड हैं कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए विलेज और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोर्ट्स, जहां ट्रायल हो सकता है केसेस जहां पे पार्टीज ऑफ डिस्प्यूट जो है वो एसटीज बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर से। इसी के साथ साथ में ट्राइबल एरियाज जो 6th शेड्यूल के अंदर है उनको ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई है एडीसी के माध्यम से, क्योंकि यहाँ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और फाइनेंशियल पावर्स दिए गए हैं एज कंपेयर टू शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ 5th शेड्यूल। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि स्पेशल प्रोविजंस क्या है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। तो 5th और 6th शेड्यूल्स के अलावा संविधान के कुछ अलग प्रोविजंस हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए अंडर पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर आर्टिकल 371A नागालैंड के लिए, 371B असम के लिए, 371C मणिपुर के लिए, 371F सिक्किम के लिए, 371G मिजोरम के लिए और 371H अरुणाचल प्रदेश के लिए है, जो कस्टमरी लॉज वहां के लोकल्स जो हैं और उनके प्रैक्टिसेस उसको कंजर्व करने की बात करते हैं। तो आइए उन रिफॉर्म्स के तरफ रुख करते हैं जिनकी जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो ऑटोनॉमी की बात हमने करी 5th और 6th शेड्यूल एरियाज में, एक्चुअली में पेपर पे ज्यादा है और इम्प्लीमेंटेशन में कम है। क्यों? क्योंकि जो शेड्यूल्ड एरियाज है जहां गवर्नर के पास में पावर है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वहां पे भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, उनके अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकता। सिमिलरली जो एडीसी लॉ बनाते हैं ट्राइबल एरियाज में, वहां पर भी गवर्नर ऑफ द स्टेट का अप्रूवल इंपॉर्टेंट है। अब कॉन्फ्लिक्ट कहाँ होता है कि मान लेते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो पार्टीज हैं वो चेंज्ड हैं, साथ ही साथ में एडीसी के साथ में भी जो कोलैबोरेशन है वो उस लेवल पे नहीं है, तो ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो हैं वो उस ऑटोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। सेकंड हम बात कर लेते हैं तो बहुत सारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैबिटेशंस हैं भारत में और इन 10 राज्यों के अंदर में भी ऐसे कई इलाके हैं जिनको अभी भी प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देने की जरूरत है, लेकिन वो मिस आउट हो रहे हैं। तो ड्यू डिलिजेंस के साथ में उस पर भी काम करना चाहिए। थर्ड हम बात कर सकते हैं 125th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो 2019 में इंट्रोड्यूस करा गया और वो पेंडिंग है अभी भी राज्यसभा में, और वो ज्यादा फाइनेंशियल, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स देने की बात करता है इन एडीसीज को। और चौथा अगर हम बात कर लेते हैं तो जो डिमांड हो रहा है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, तो इसके डिमांड को कहीं ना कहीं देखना चाहिए और अगर ये जस्टिफाइड हैं तो इनको दिया जाना चाहिए। फाइनली हम बात करेंगे कि जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 है उसको कहीं ना कहीं प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो और फॉरेस्ट राइट्स जो ट्राइबल्स को दिए जाने चाहिए वो भी इंश्योर्ड हो।